दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जानो टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे एक गुजारिश कर लें, निवेदन कर लें, अपील कर लें कि आप हमारे चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हम जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे। चैनल को लाइक करें। आपकी करने से, आपके इस योगदान से हमें हमारा बड़ा उत्साह वर्धन होता है और हम बेहतर से बेहतर प्रस्तुतियों के लिए प्रेरित होते हैं। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। अगर आप सराहना लिखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ता है, और यदि आप हमारी किसी कमी की ओर भी ध्यान दिलाते हैं तो ये भी बहुत स्वागत योग्य है। इससे हमें उन कमियों को सुधार करके और चैनल को और ज़्यादा निखारने में मदद मिलती है। अब हम बात शुरू करते हैं 3 राज्यों के, उत्तर भारत के 3 राज्यों के, और कुल मिला के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। जो उत्तर भारत के 3 राज्यों में, जहाँ पे पहले अनुमान किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का सत्ता में आना उसमें लगभग सुनिश्चित है, और छत्तीसगढ़ में भी माना जा रहा था कि कांग्रेस की सत्ता फिर रिपीट करेगी, और राजस्थान में भी ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत ने आखिरी समय में जिस तरीके से अपनी स्थिति को सुधारा है, उससे राजस्थान में भी सत्ता बदलने का रिवाज ख़त्म करने में उनको सफलता मिली। लेकिन तीनों जगह के परिणाम अनुमानों की ठीक विपरीत आए। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासे बहुमत से, और मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा बड़े अंतर से सत्ता में काबिज होने में सफल रही। सत्ता को पुनः उसने प्राप्त किया। अब इसके पीछे अभी तब से, हालांकि इस बीच में अभी बहुमत प्राप्त करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में अभी मंथन चल रहा है इन राज्यों में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जो पहले से उपलब्ध चेहरे हैं, माना ये जा रहा है कि उनको ये भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान के दिमाग में ये ख्याल है कि उनको बदला जाए और नए चेहरे इन राज्यों में सामने लाए जाएं। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव से निकट है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भी इस परिवर्तन को करने से पहले सोचा जा रहा है। खासतौर से मध्य प्रदेश में सोचा जा रहा है और राजस्थान में सोचा जा रहा है कि फ़िलहाल जब तक लोकसभा चुनाव संपन्न नहीं करा लिए जाए तब तक जो पुराने चेहरे हैं उन्हीं को रिपीट करना उचित होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को ही, और राजस्थान में वसुंधरा राजे को ही जो है उपयुक्त रहेगा अभी हाल फिलहाल गद्दी पर बिठाना। और वसुंधरा राजे की इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत हुई है। पहले ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व वसुंधरा राजे से बहुत नाराज़ है, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने लॉबिंग शुरू की वो ये माना जा रहा था कि पार्टी की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। इसलिए उनसे वसुंधरा राजे के प्रति भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व की नाराज़गी की बात कही जा रही। लेकिन जब उन्होंने जेपी नड्डा से बात करके वसुंधरा राजे कलात में और बाहर निकली हैं तो उनका चेहरा बड़ा खिला हुआ था, वो बड़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में थी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वसुंधरा राजे को ऐसा कुछ आश्वासन मिला है जिससे वो लगता है कि उनको संकेत मिले हैं और उन्हें आश्वस्त किया गया कि नहीं, आपके बारे के नाम पर ही विचार होगा। ऐसा कुछ लगता है कि उन्हें संतोषजनक जवाब, एक भरपूर आश्वासन मिला है। या मध्य प्रदेश में भी ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान तो खुद ही बीतराग जैसे हो गए थे, कह रहे थे छिंदवाड़ा गए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में, तो उन्होंने बड़ा ये कहा स्थित प्रज्ञ होकर कि मुझे तो भैया मामा और भैया बने रहने में मैं आप लोगों का कितना सुकून मिल रहा है, उसके सामने तो स्वर्ग का सिंहासन भी बेकार है, तो मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ।
तो ये आभास हो रहा था कि उन्होंने अपनी इस नीति को स्वीकार कर लिया है कि अब उनको शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अवसर पार्टी न दे और पार्टी से बगावत का कोई इरादा उन्होंने जताने में खैरियत समझी। और ये बड़े सूझबूझ वाले नेता हैं शिवराज सिंह चौहान, साधारण पृष्ठभूमि के थे, वसुंधरा राजे की तरह हाई प्रोफाइल नहीं है। और वो उमा भारती के दुर्घटनावश पद छोड़ देने के साथ में वो मध्य प्रदेश में सत्ता में आए थे और फिर सत्ता में आके उन्होंने वो कमाल किया कि हाई प्रोफाइल न होते हुए भी वो 18 वर्ष तक लगातार जमे रहे और बार बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है सफलता दिलाई। और इस बार भी इतनी एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी उन्होंने आखिरी में जो दाव चला लाडली बहना योजना की घोषणा करके, तो ये माना जा रहा है कि उसका करिश्मा है जो भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो मध्य प्रदेश में है वो बेकार हो गया और फिर उनको प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापस होने में कामयाबी मिली, सत्ता में वापसी करने में कामयाबी मिली। तो लेकिन इसके बावजूद भी वो ये तैयार थे कि पार्टी में अब वो नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा सीनियर हो गए इस मामले में, नरेंद्र मोदी से भी आगे निकल गए सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने के मामले में। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन चुके हैं। वो एक कीर्तिमान इन्होंने इस मामले में बनाया है। तो ये था कि अब जब ये है तो इस वरिष्ठता के आधार पर कल को जब मोदी अपना कार्यकाल केंद्र में पूरा कर लें तो हो सकता है कि उनको अवसर मिले। बड़ा अमित शाह के और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो बड़ी खींचतान चल रही है, संघ उस समय हस्तक्षेप करे और सोचे कि इस खींचतान को विराम देने का एक तरीका यही मान ले वो कि किसी इन दोनों की बजाय किसी तीसरे मजबूत नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए आगे लाया जाए। तो उसमें शिवराज सिंह चौहान अपने लिए संभावनाएं देखते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने ये माना कि बगावत करने में कोई लाभ नहीं है। अगर मुख्यमंत्री पर्याप्त रह लिए, अगर नई पार्टी मौका देती तो फिर जो जहाँ कोई जिम्मेदारी सौंपेगी उसी में हम संतोष करेंगे और मौके का इंतज़ार करेंगे। और सब सकता है कि भविष्य जो है और ऊंचे पद के लिए उनका इंतज़ार कर रहा हो तो फिर देखेंगे उसके बाद में। इस बीच में तीनों राज्यों में जो है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर दी गई है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा एक धर्म संकट है अब मध्य प्रदेश में, तो शिवराज सिंह चौहान बन जाए मुख्यमंत्री तो वो सो फॉर गुड, और नहीं बनते तो कोई उनके साथ वो कोई समस्या पैदा करने वाली नहीं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह अपने आप को जो है पीछे कर ही चुके हैं और रमन सिंह की भी कोई सुर कहीं से ऐसे नहीं आई जिससे लगा कि वो बगावत करें, और वो इस स्थिति में भी नहीं है। तो रमन सिंह का भी वहाँ पे अध्याय का पटाक्षेप है और वहाँ पे रेणुका सिंह की जो केंद्रीय मंत्री हैं और आदिवासी समाज से आती हैं, तो उनके नाम की ही चर्चा इस समय छाई हुई है। और ये है कि भारतीय जनता पार्टी को एक महिला को तो मुख्यमंत्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो महिलाओं में हाल के वर्षों में जो राजनीतिक जागृति आई है तो उसका भारतीय जनता पार्टी उसका ख्याल रखते हुए सोच रही कि आधी आबादी एक बड़ी आबादी है और उसको भविष्य की आगामी राजनीतिक सफलताओं के लिए उसको अपनी मुट्ठी में रखना होगा, महिलाओं का विश्वास जीतना होगा। तो वो ये तय है कि वहाँ पे और आदिवासी समाज को भी प्रतिनिधित्व देना है, क्योंकि आदिवासियों ने अब की बात छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का भरपूर साथ दिया है। इसके पहले कई राज्यों में आदिवासी बड़ी निर्णायक स्थिति रखती है और इसीलिए तो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया था। तो एक उसी लाइन को और ज़्यादा मजबूत करके और आदिवासी को मजबूत वोट बैंक के रूप में, अपने मजबूत बैंक के रूप में आदिवासी समाज में अपनी पकड़ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो रेणुका सिंह समझा जा रहा है कि रेणुका सिंह को ही वहाँ पे आगे लाया जाएगा। तो ये है। अब जो धर्म संकट है मुख्य रूप से वो राजस्थान में वसुंधरा राजे ऐसी नेता नहीं है कि वो
अगर उनको मौका नहीं दिया जाएगा तो वो आसानी से उसको सहन कर लेंगे, इसको बर्दाश्त कर लेंगे। तो इसलिए राजस्थान में जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, 3 पर्यवेक्षक जो बनाए गए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। तो राजनाथ सिंह के और वसुंधरा राजे के व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे, तो उनसे कहा गया कि आप अपना राजनीतिक कौशल दिखाइए। अगर वसुंधरा राजे को न बनाने की बनती है, सूरत हाल बनते हैं, तो वसुंधरा राजे बगावत की राह पे न जाएं, इसके लिए वो वसुंधरा राजे को किस तरह से मनाते हैं। तो इनकी एक उनकी राजनीतिक कौशल की एक परीक्षा इस बहाने ली गई और उसमें कितना कामयाब होते हैं। अगर वसुंधरा राजे को बना ही दिया जाता, स्वीकार ही उनको कर लिया जाता लोकसभा चुनाव तक, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और लोकसभा चुनाव के पहले अभी से ही वसुंधरा राजे को रिप्लेस करने की ज़रूरत समझी जाती है। तो फिर राजनाथ सिंह की कौशल की परीक्षा है कि वो किस ढंग से वसुंधरा राजे को मनाते हैं। लेकिन हमने बात शुरू की थी, तो बात मुख्य ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो सफलता मिली है, मतलब इतना, इसके पीछे क्या रहस्य, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक भी नहीं बढ़ा, इसको और ख़ास तौर से इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ईवीएम का तो मन बहलाव के लिए है कि नहीं, ईवीएम में कुछ जो है गड़बड़ी है। अब उसको तो कांग्रेस में भी दिग्विजय सिंह ये भले ही कह रहे हों, कमलनाथ ने तो खैर कोई बहुत जोरदार तरीके से इस बात को नहीं कहा है, अखिलेश यादव भले ही कह रहे हो, लेकिन जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो समझ रहा है कि नहीं, कोई ईवीएम के माध्यम से कोई बड़ी गड़बड़ी की आशंका नहीं है। और सत्तारूढ़ पार्टी जितना जो है कहीं पर भी, बाकी जो कांग्रेस भी सत्ता रही है, तो वो जितनी गड़बड़ियाँ कर पाती उतनी गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन उन गड़बड़ियों से अगर लहर बहुत खिलाफ होती है तो सत्तारूढ़ पार्टी जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती, प्रशासन उसके हाथ में होता है, उसको कोई बहुत सत्ता बदलाव में बहुत बाधक नहीं हो पाते। तो वजह दूसरी है, उसके उस रहस्य को समझना होगा, विपक्ष को भी समझना होगा और राजनीतिक मीमांसकों को भी समझना होगा। तो इसमें जो तमाम सारी बातें आ रही हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से कांग्रेस का तो वोट बैंक थोड़ा बढ़ा ही है, कांग्रेस का वोट बैंक में तो कमी आई नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक वहाँ 8% बढ़ गया। तो अब ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक इतना जंप कैसे करेगा। तो अब इसके पीछे जो तमाम अन्य सारे कारण, लाडली बहना योजना और अन्य तमाम सारे जो कारक सामने आ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन साथ साथ में ये कि बूथ का जो माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने, अब ये बात प्रकाश में आ रही कि इस बात की पूरी तैयारी कर रखी थी हर बूथ के लिए कि वो जो उनका जो वोटर है, वो वोटर वोट डालने के लिए जाए, वो घर में न बैठे। तो बहुत ही मोबिलाइज कर रखा था उन्होंने अपने कार्यकर्ता को, अत्यधिक सक्रिय कर रखा था। और उनके पास में जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे, उनके जो बूथ लेवल के पदाधिकारी थे, उनके पास में पूरी लिस्ट थी, अपनी मतदाता सूची को पूरी रटे हुए थे और उसमें कितने अपने मतदाता हैं ये उनको बिल्कुल जानकारी थी। और वो आखिरी समय तक इस बात पर निगाह रखे रहे मतदान के दिन कि उन सारे लोगों ने वोट डाल दिए कि नहीं डाल दिए। तो ये जो प्रबंधन रहा है, इस प्रबंधन ने भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत इतना ज़्यादा बढ़ाने में विशेष रूप से योगदान दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के लिए ये सोचने वाली बात। वो अभी भी कांग्रेस का संगठन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बहुत ही पिछड़ा हुआ है और ख़ासतौर से बूथ स्तर पर तो पदाधिकारी है ही नहीं। जब उनकी ब्लॉक स्तर पर ही मजबूत इकाइयाँ नहीं है तो बूथ स्तर पर तो पदाधिकारी है ही नहीं। 2014 से जो एक नया ये युग शुरू हुआ बूथ लेवल के माइक्रो मैनेजमेंट का, इसके पहले के जो तरीके वो जो है वो उन पर ही अभी भी विपक्षी दल विश्वास कर रहे, कांग्रेस भी उन्हीं पे विश्वास कर रही कि जब हमारी हवा चलती है तो अपने आप लोग वोट डालने के लिए पहुंच जाते हैं। हमारे पास में बूथ लेवल पे मजबूत संगठन हो या ना हो, लोग जब बदलाव की इच्छा से प्रेरित होते हैं तो खुद ही जाते हो, अपने आप वोट पड़ जाते हैं। लेकिन ये ऐसा होता नहीं। बूथ प्रबंधन का
आपके खिलाफ कितनी भी हवा चले, लेकिन अगर आपका बूथ प्रबंधन बहुत मजबूत है, बूथ स्तर पर आपके पास में एक टीम है, मजबूत टीम है जो हर आपका वोट पहले तो प्रेरित करने का काम करे, जो अगर आप किसी उनके बूथ लेवल के पदाधिकारियों को अगर पता चलता है कि उनका एक जो कोई वोट देने वाला परिवार था वो उसकी भावनाएं बदली हुई हैं, तो वो लगातार उसको कन्विंस करता है कि नहीं, वो फिर उसकी मानसिकता बनाता है कि नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी को अपनाए रहे। वो जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी लगातार, उन योजनाओं का एहसास कराने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से आपकी मदद कर रही, उपकार कर रही, इसके लिए बराबर तंत्र सक्रिय रहता है। और फिर जो है ये है कि मतदान के दिन कोई गफलत ना हो पाए, हमारा वोट ही ना पड़ पाए। वोट तो हमारा मौजूद है लेकिन हमारा वोट पड़ ही ना पाए, इसके लिए हमारे पास में इसके लिए भी मजबूत तंत्र, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत ख्याल रखा। और कांग्रेस के पास में ऐसा कोई तंत्र नहीं था कि बूथ लेवल पे बड़ा वो निगरानी रख रहे हों कि हमारा वोटर कितना है, या वो किसी कारण से नहीं किया तो वो जो है हम तो हमारे पदाधिकारी वहाँ अलर्ट हों और बूथ स्तर के, और वो जो है उसको उस परिवार को खींच के और अब मतदान केंद्र तक लेके ही जाएं। खींच कर से मतलब है, मेरा मतलब कि राजी बाजी करके उसको प्रेरित करके, उसकी खुशामद करके उसको उसका वोट डलवाना सुनिश्चित कर ही ले, ऐसा कोई तंत्र नहीं था। इसलिए कांग्रेस को पिछड़ना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में बाजी मार ली। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट है, जिसको कायम करने का मुख्य श्रेय अमित शाह को है। वैसे तो राजनाथ सिंह एक बार उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो वो भी बड़ी घोषणाएं करते थे कि हमारे पास में बूथ स्तर तक हमारा तंत्र खड़ा हो गया, लेकिन तब कोई तंत्र वंत्र खड़ा नहीं हुआ था। जैसे अन्य पार्टियों के लोग के नेता आज गप्पे हाँक रहे, उस समय उसी तरह से उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो गप्पे हाँका करते थे। राजनाथ सिंह भी ने भी उत्तर प्रदेश में गप्पे हाँक रखी थी, और इसलिए वो उनकी अध्यक्षता में कोई उत्तर प्रदेश में कामयाबी नहीं मिल पाई थी। तो और फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखा पाए थे, केवल दावे, कागजी दावे वो करते रहते थे। लेकिन अमित शाह जो काम करते हैं वो पूरी कटिबद्धता के साथ में वो काम करते हैं। इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी, भले ही अमित शाह में और चाहे कितनी भी बुराइयाँ हों, और पैसे की तो मामले में वो उन्होंने जितनी बड़ी पार्टी बना रखा है, जितनी रिसोर्सेज की व्यवस्था कर रखी, उतनी तो अब किसी दूसरी पार्टी उसको दूर दूर तक छू नहीं पा रही है। तो उसका भी एक करिश्मा है। वो अब चुनाव आयोग भी उस ढंग का नहीं रह गया कि अगर नकदी भी बढ़ जाती है, बांट देती है, और उपहार भी बांट देती है, तो उसको पकड़ सके। सारे कुछ खाना पूर्ति होती है, नकदी कैश जब्त करने का और इस ढंग का शराब और ये जब्ती करने का केवल एक औपचारिकता मात्र होती है। और दूसरी बात, दूसरी पार्टियां भी इसका खुलासा करने में सत्तारूढ़ पार्टी की कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखती, क्योंकि जहाँ उनका मौका मिलता है तो वो लोग भी जितनी उनकी सामर्थ्य है उस हिसाब से वो भी नकदी का वितरित करते ही हैं। अब वो जो टीएन शेषन का ज़माना चला गया, अब तो चुनाव आयोग, टीएन शेषन ने जो काम कराया था कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल जो है वो रिश्वत और लालच से वोट नहीं पड़ने देगा, तो वो तो, लेकिन उसके बाद में लगता था कि और ज़्यादा स्थिति कसावट और बढ़ेगी और तब तक टेक्नोलॉजी बढ़ी। लेकिन अब वो तो वही बात हो गई, जो डूबे श्याम रंग त्यों तो चलो, मतलब या ये नहीं कहना चाहिए। अब दूसरा एक का वो ज़्यादा है कि जो मर्ज बढ़ता गया जो दवा की, तो वो जैसे जैसे इस मामले में इसको रोकने के लिए चुनाव आयोग मतदाताओं को प्रलोभित करने के हथकंडे जो राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार अपनाते हैं, उनको रोकने के लिए जैसे जैसे वो एक उपाय बढ़ाने की बात होती रही चुनाव आयोग की तरफ से, वैसे वैसे वो जो है वो ये जो कुरीतियाँ हैं ये बढ़ती हैं। तो अब कुल मिला के ये है कि क्या जो कांग्रेस और अन्य जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के से मुकाबला करने के वाले जो दल जो रखते, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन क्या
इससे सबक लेके इन चुनावों से क्या खुद करेगा कि बूथ स्तर तक वो एक मजबूत तंत्र कायम कर सके, एक समर्पित तंत्र कायम कर सके, एक कटिबद्ध तंत्र कायम कर सके। इसके लिए क्या उसकी तरफ से कोई कोशिशें शुरू होंगी, और क्या उसके पास इतना समय बचा है, और क्या भारतीय जनता पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं इंडिया गठबंधन में शामिल, वो दल क्या ये आपस में भी चाहेंगे कि वो कांग्रेस ऐसा इंतज़ाम कर ले या समाजवादी पार्टी से इंतज़ाम कर ले, क्योंकि उन सारे दलों के बीच में आपस में भी तो बड़ी प्रतिस्पर्धा है। वो चाहेंगे नहीं कि कोई ऐसा सघन विस्तार, कोई उनका जो भले ही सहयोगी हो, एक तात्कालिक सहयोग है लोकसभा चुनाव के लिए, बाकी तो हो सकता है कि वो वही दल ही एक दूसरे के इंडिया गठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे के आमने सामने हो, और बड़ा इंडिया जो गठबंधन है उसमें कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय नहीं हो पा रहा, कोई ऐसी नहीं है जिससे कोई एक ऐसा आधार तैयार नहीं हो पा रहा जिससे ये माना जा सके कि वो बहुत दूर तक जो है आपस में गुथे रहेंगे, आपस में एक तालमेल में गुथे रहेंगे, वो आपस में सहयोग में गुथे रहेंगे। ऐसी कोई उनकी रूपरेखा है नहीं, ऐसे कोई समानता के अधिकार उन्होंने अपने विकसित नहीं किए हैं, और उनकी करने की इच्छा भी नहीं। वो एक दूसरे से भी बहुत एक दूसरे के प्रति भी बहुत सतर्क है। तो ये सारी समस्याएं हैं। आपको धन्यवाद कहने के पहले फिर वही अपील दोहरा दूँ कि आप हमारे उत्साहवर्धन के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाया करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।